अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ इस चैनल के ऊपर शेयर करते हैं। दोस्तों, कौमी बचत से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन और प्राइवेट बैंकों के हवाले से जितनी भी अहम तरीन अपडेट्स आती हैं, मेरी कोशिश होती है इस चैनल के ऊपर शेयर करूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ। तकरीबन 90% लोग बगैर सब्सक्राइब किए चैनल देखते हैं, तो ये ज़्यादती आई थिंक क्रिएटर के साथ। तो बड़ा दिल रखा करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है जनाब, हुकूमत की तरफ से आपको पता है 26वीं आइनी तरमीम जो है वो हो चुकी है, और उसमें एक अहम ये भी नुक्ता है कि जनवरी 2028 तक मुल्क को सूद से पाक करने की डेडलाइन है। तो इसके ऊपर अब काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं कि क्या कौमी बचत या सेविंग अकाउंट्स के प्रॉफिट भी ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई, पहली चीज़ तो ये है कि हम एक एज ए मुस्लिम ये सोचते हैं कि मुल्क में बिल्कुल सूदी निज़ाम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे आप क्लियर रखें कि कौमी बचत कभी भी ये नहीं कहता कि हम आपको सूद दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है कि मुल्क में जो महंगाई की शरह होती है, जिस रेशो से आपके पैसे की वैल्यू कम हो रही होती है, उसके बदले थोड़ी सी कंपनसेशन आपको दे देते हैं। हाँ, कुछ बचत स्कीमें जैसे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है या पेंशनर है या शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, ये प्योरली खालिस तरीन जो ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये स्टार्ट की गई थी स्कीमें। और बाद में फिर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता गया और हुकूमत भी लालच में आती गई, तो दीगर इसमें जो सर्टिफिकेट्स और अकाउंट्स हैं वो ऐड कर दिए गए। बाकी बैंक जो हैं वो शुरू से इसी तरह काम करते हैं। बैंकों का निज़ाम इसी तरह चलता है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिसी रेट्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे जो अहम चीज़ है इसके ऊपर काफ़ी सारे मुफ्तियान कराम के फतवे भी हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि सूद बिल्कुल हराम है, और सूद के ऊपर कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। लेकिन सूद की जो डेफिनेशन है वो और होती है और प्रॉफिट की डेफिनेशन और होती है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे तनकीदी कमेंट्स भी आएंगे, पहले भी आते रहते हैं, लेकिन जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा मानना है कि जब हम आपस में कोई ऐसा लेन देन करते हैं, कोई एक मुसलमान या कोई भी शख्स जो है मजबूर है, और हम उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उसको कुछ जब पैसे दे रहे होते हैं, तो हम तकाजा करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए हम दे रहे हैं, हम आपसे महीने बाद 1.5 लाख रुपए ले लेंगे या 1,20,000 ले लेंगे। यही रेशो होती है। अगर आप गोल्ड मार्केट में जाके देखें तो सूद की हमेशा जो है कम अज़ कम 10% महाना उसके ऊपर लिया जाता है। तो इस तरह से जो बैंकों का जो निज़ाम है वो दूर दूर आप लोगों को वो सूद वाली डेफिनेशन के यानी दूर दूर आपको नज़र आता है, करीब उसके बिल्कुल नहीं जाता। हाँ, ये होता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है या इसमें एक मॉनेटरी पॉलिसी तय करने वाली एक कमेटी होती है, वो ये चेक करती है कि मुल्क में महंगाई किस रेशो से बढ़ रही है। उस रेशो को मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे अदाद व शुमार जो हैं वो शेयर किए जाते हैं, और उसकी बिना पे लोगों को थोड़ा सा कंपनसेट किया जाता है। जो लोगों के पैसे बैंकों में पड़े होते हैं, सेविंग अकाउंट्स में पड़े होते हैं, तो उनको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। उनके पैसे की जो वैल्यू कम हो रही होती है उसके बदले थोड़ा सा उनको पैसा देने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझें। अब जो सूद के खात्मे की बात हो रही है, ये पहली बात तो ये है कि कौमी बचत या सेविंग अकाउंट्स जितने भी हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो एक आईएमएफ वाला सीन है या जो सूदी एक इंटरेस्ट वाला निज़ाम है, वो अगर ख़त्म भी हो जाता है, तो यहाँ पे मुशारका मुदारबा बेस यानी मुख्तलिफ लोग मिल के अपना सरमाया इकट्ठा करते हैं, उस सरमाया से किसी दूसरे बंदे की मदद करते हैं, और वो बंदा भी उस सरमाया से फ़ायदा उठाता है, और उस फ़ायदे में से वो कुछ बैंक को देता रहता है। जैसे हम गाड़ी ले लेते हैं किस्तों के ऊपर, तो हम उसको रेंट पे चला सकते हैं, हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो उस गाड़ी से
یا اگر گھر لیتے ہیں تو اس گھر سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم کسی سے رینٹ پہ گھر لے لیں یا رینٹ پہ گاڑی لے لیں، تو وہی گاڑی یا گھر ہم بینک سے لے لیتے ہیں۔ تو اس طرز پہ بھی بینک کام کرتے رہتے ہیں۔ جو اسلامک نظام ہے، جو مشارکہ بیسڈ آپ کو اسلامک اکاؤنٹس نظر آتے ہیں یا اسکیمیں نظر آتی ہیں، وہ اس طرز پہ کام کرتی ہیں۔ تو میں نے جب اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا تھا چینل کے اوپر، تو میں نے اپنی تسلی اور تحقیق کر کے اس کے بعد کام کیا تھا۔ میں یہاں پہ یہ روز کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یار میں اس کے اوپر پہلے ساری اپنی ریسرچ کر کے بیٹھا ہوں یہ وہ، لیکن جو چیزیں ایز اے مسلم ہمیں کلیئر کرنی چاہیے وہ ساری میں نے کلیئر کی تھی۔ ہاں یہ چیز ہے کہ سود بھائی بالکل سیدھی بات ہے، اگر ہم آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہیں، کوئی مجبور شخص ہے، ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے اضافی پیسے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ 100% سود ہے اور حرام ہے۔ ہمیں کسی دوسرے شخص کی مدد جو ہے اس طرح سے کرنی چاہیے، قرض حسنہ دے کے، اور اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو ہم وہ پیسے اسے فی سبیل اللہ دے سکتے ہیں اور اس کا اجر ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اصل چیز۔ اور سود کی حرمت تھی یہ بھی اسی طرح آئی تھی کہ جب سٹارٹنگ میں اسلام سے بھی پہلے یہ لوگوں کا یہ سین ہوتا تھا کہ اس وقت سونے کی اشرفیوں میں لین دین ہوتا تھا، تو وہ اگر 100 اشرفی کسی کو دے رہے ہوتے تھے نا، تو ہفتے بعد یا ایک دن بعد یا 2 دن بعد وہ کہتے تھے بھائی 100 کے بدلے آپ نے ہمیں 150 واپس کرنی ہے یا 200 واپس کرنی ہے۔ تو اس طرح کا ایک ظالمانہ نظام تھا جو کہ ابھی یہ پیپر کرنسی سے بہت دور ہے۔ اس کو اگر فار ایگزامپل یہاں پہ میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی کمی ہو اس میں، لیکن جو آج کل ہمارے مفتیان کرام ہیں ان کو یہ چیزیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے دور میں جو گولڈ اور سلور کے ذریعے یا بارٹر کا ایک نظام تھا، چیزوں کا لین دین ہوتا تھا، تو اس وقت جو اضافی اوپر لیا جاتا تھا اشرفی کی، آج بھی اگر دیکھیں تو سونے کی قیمت جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر کوئی سونے کے بدلے سونے دے رہا ہے تو آئی تھنک میرا نہیں خیال کہ لینے دینے والے دونوں کو کوئی نقصان ہوگا، تو اس سے دونوں جو پارٹیز ہیں وہ سیکیور رہتے ہیں۔ لیکن آج کل پیپر کرنسی کا دور ہے، تو اس میں اگر کوئی آج 1 لاکھ روپے کسی کو دے رہے ہیں، آج اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر اگلے سال ہم 1 لاکھ وہ کسی کو واپس کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آج جو ہم 1 لاکھ سے چیز پرچیز کر سکتے ہیں اگلے سال بھی وہی ہم 1 لاکھ سے پرچیز کر سکیں گے۔ تو ایک حکومت یا یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان طے کرتا ہے کہ جو ڈی ویلیویشن پیسے کی ہوتی ہے اس کے بدلے ہمیں وہ تھوڑا سا کمپنسیٹ کرتا ہے اور منافع اوپر دیتا ہے۔ تو میرا یہ یہاں پہ جو اپنی ریسرچ ہے یا چیزیں میں نے دیکھی ہیں بھائی، اس کے اوپر جو منافع ہیں یہ کبھی بھی بند نہیں ہونے والے۔ باقی جو سود ہے وہ اگر ختم ہو تو بھائی اچھی بات ہے، ملک میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اس سے کاروبار پھلے پھولے گا، ہم قرض حسنہ لے کے اپنے کاروبار کر سکیں گے، انڈسٹریلسٹ اپنا کاروبار بہتر کر سکیں گے۔ اصل جو موت ان کو پڑ رہی ہے نا، جو پاکستان میں حکومت نے جو لوکل بینکوں سے سود پہ پیسے لے رکھے ہیں، اس پہ یہ حکومت مرتی ہے۔ ان کو ابھی تقریباً اوورآل 900 ارب سالانہ سود کی مد میں دینے پڑ رہے ہیں، تو یہ اس سے بھاگنے کے لیے کوئی پلان کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیز ہو جائے، لیکن یہاں پہ یہ چیز میں کلیئر کرتا جاؤں کہ بھائی بینک اس کو کسی نہ کسی طرح جاری رکھیں گے، چاہے مشارکہ بیس پہ رکھیں چاہے مداربہ بیس پہ رکھیں، اور یہ کام چلتا رہے گا۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر فار ایگزامپل ہو بھی جاتا ہے، اگر یہ نظام اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بھئی قومی بچت کی جو اسکیمیں ہیں ان کے منافع بھی بند کر دیے جاتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹس کے بھی بند کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس اور کافی سارے آپشنز ہیں، آپ اپنا سرمایہ نکال کے کہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ ایک یہاں پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مفروضہ ہے، اس کے پیچھے جو بھی لوگوں کی پریشانیاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ حکومت نے وقتی طور پہ اپنے بچاؤ کے لیے کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو آئینی ترمیم ہے یا تو یہ ختم ہو جائے گی یا اس کو مزید اس میں کچھ چینجنگ کر کے جو چیزیں انہوں نے اپنے مقصد کی ہیں وہ رکھ لینی ہیں، باقی پھر یہ تبدیل ہو جانی ہے۔ تو یہ پاکستان ہے، پیارا پاکستان ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو جو لوگ یہاں پہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یار یہ ایسا ہو سکتا ہے، ہمارے پیسے کہاں جائیں گے، کیا بنے گا، میرے پاس میسج آتے رہتے ہیں، تو ان کو میں کلیئر کرتا جاؤں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اگر ہو جائے گا تو آپ اپنے پیسے آرام سے نکال سکتے ہیں، ٹینشن والی کوئی بات نہیں، ابھی 2028 بہت دور ہے۔ تو یہ دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، کچھ ڈیفینیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، آپ بھی اپنا دے سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔
पर्सनल देखें, हर बंदे को जब भी कोई बंदा ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट करता है तो पहले आपको अपनी जो आपके कंसर्न्स होते हैं उनको क्लियर करना चाहिए, जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने चाहिए, ताकि आप बेफिक्र होकर चलें। तो भाई यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर रखें, सूद का और मुनाफे का आपस में कोई लिंक नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि जो बैंक होते हैं वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि शरह तय करते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट होता है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको बताता है कि भाई इस इन्फ्लेशन रेट से जो पैसे की वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो रही है, तो उस हिसाब से फिर सेविंग अकाउंट्स जो हैं वो मुनाफे रखते हैं। तो ये चीज़ जो है एक टेक्निकल चीज़ है। आम लोग इसको जनाब सीधी सीधी अगर वो जाएं किसी नीम मुल्ला के पास जाएं तो वो कहता है हादा हराम हादा हराम, तो वो तो यही कहेगा कि भाई ये तो हराम है। और अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो इस्लामिक नॉलेज रखता है और जो बेसिक चीज़ें जो नज़रियाती तौर पे जो अगर कुरान की भी कोई आयत अगर पढ़ता है तो उसकी वो तशरीह जानता है, और उसका जो मफ़हूम है या उस आयत का जो नज़ूल है वो किस वक्त हुआ, और उसके पस पर्दा कौन से अवामिल थे जिस वक्त वो आयत नाजिल की गई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं देखने के बाद फिर वो फतवे जारी करते हैं। तो अगर आप भी किसी से फतवा ले रहे हो तो उनसे ये लाजमी सवाल किया करें कि भाई पहले दौर में जो लेन देन होता था वो गोल्ड में होता था और सिल्वर में होता था, या फिर चीज़ों के बदले चीज़ें होती थी, तो भाई उस वक्त ये इन्फ्लेशन वाला काम नहीं होता था। जो अशरफी है या गोल्ड होता था उस वक्त उसकी वैल्यू वो अगर देखा जाए तो वो चेंज नहीं होती थी, तो वो एक वैल्यू उसकी बनी रहती थी। तो इसलिए वहाँ पे अगर कोई इजाफी तकाजा करता था अशरफियों का या दिनार्स का, तो वो एक उस वक्त ज़्यादती काउंट की जाती थी, और लोगों का इस तरह का निज़ाम नहीं था जो महंगाई वाला, या इस तरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ये तो अब दौर चेंज हो गया, पेपर करेंसी आ गई और डिजिटल करेंसी आ गई, तो अब ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे भी पाकिस्तानी जो करेंसी है इसकी तो इतनी डिवेल्यूएशन हुई है, अगर आप किसी मुफ्ती के पास जाएं तो उनसे ज़रूर पूछें कि यार पाकिस्तान में आज से तकरीबन 4 साल पहले 100 रुपए का डॉलर था, और अगर आपका 1 करोड़ रुपए बैंक में पड़ा था, वो तकरीबन आपके 1 लाख डॉलर बन रहे थे। तो वही 1 करोड़ रुपए अगर आज आपके पड़े हैं, किसी आपने लंबे अरसे वाली स्कीम में रखे हैं, तो भाई वो 30,000 डॉलर हैं, आपको तो 70,000 खसारा हो गया। उस बंदे से लाजमी पूछिए, उस मुफ्ती से पूछें यार मेरा 70,000 का खसारा है, मुझे आप बताएं कि मैंने इससे फ़ायदा उठाया या मेरे लिए ये हलाल है या हराम है। इन चीज़ों को ये मुफ्तियान कराम या नीम मुल्ला जो लोग हैं वो कंसीडर नहीं करते, तो इनको भी करना चाहिए। मेरी नज़र में अगर देखें, मैं सीधी बात करता हूँ, जो कौमी बचत है या सेविंग अकाउंट्स हैं इनमें वही लोग पैसा रखते हैं जिनके पास या तो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऐसे लोग रखते हैं जो पेंशनर हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो कारोबार नहीं कर सकते जैसे माजूर अफराद हैं, उनके लिए बेसिकली ये चीज़ें दी जाती हैं। अगर आप एक कारोबार कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पैसे जो है कौमी बचत में या प्राइवेट बैंकों के सेविंग अकाउंट्स में रखने चाहिए। बैंक आपको कुछ भी नहीं देता। आजकल तो जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए तो सिर्फ दुआ ही है, वो प्रॉफिट थोड़ा होता है उनका, खर्चा वर्चा वो दे के कहते हैं बस ठीक है पेट्रोल डलवाएं गाड़ी में और आएँ जाएं, बस यही काम करते रहें। और जो फाइलर हैं उनको थोड़ा सा अच्छा अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए बाहर किसी मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपको 10 लाख रुपए ये दे रहे हैं सालाना अगर मुनाफा, ये कौमी बचत है या दीगर प्राइवेट बैंक हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक अच्छी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए 1 करोड़ से महाना बना सकते हैं। अगर चलो महाना ना बनाएं तो 3 महीने 4 महीने के बना सकते हैं, वो कहीं बेहतर हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट से। तो इसलिए बेहतर है कारोबार करना चाहिए, और आने वाले दिनों में हो सकता है जो आपको यहाँ पे बचत स्कीमों में प्रॉफिट रेट्स मिलेंगे, फिर आप ऑटोमेटिक जो है कारोबार की तरफ चले जाएंगे। ये निज़ाम चलता रहता है, ये एक सर्कल में सारी चीज़ें चलती हैं। कभी बैंकों में पैसे आ जाते हैं, कभी बैंकों से पैसे निकल जाते हैं, लेकिन ये सूद वाला जो निज़ाम है ये होगा तो इसका डायरेक्टली जो है इम्पेक्ट वो कौमी बचत या प्राइवेट बैंकों की जो सेविंग स्कीमें हैं उनके ऊपर नहीं आने वाला। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर 100 में से 1% अगर चांस बन भी जाता है तो आप अपना सरमाया निकाल के कोई और काम कर सकते हैं, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारे लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुफीद मालूमात इस चैनल के ऊपर हम शेयर करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।